हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का करंट कॉन्सेप्ट के एक नए टॉपिक में। G20 सम्मेलन के दौरान जो कि 9 से 10 तारीख को नई दिल्ली में भी संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल टॉक भी किया है। उसमें ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की जो वार्ता हुई है और भारत और ब्राजील का जो संबंध है, उसका जो डेप्थ है, उसका जो डायमेंशन है, उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। हम आगे बढ़ें इसके पहले मेरा परिचय आप देख लें अगले स्लाइड में। फिर प्रधानमंत्री का ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ जो बैठक हुआ है, जो प्रमुख मुद्दे हैं दोनों देशों के मध्य में, उसको देखेंगे। ब्राजील ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख सदस्य है, इसीलिए ग्लोबल साउथ में जो जो देश हैं आप देखेंगे कि पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उसमें पश्चिमी देशों पर विशेष फोकस किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से विशेष करके जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो ग्लोबल साउथ के देशों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ के बारे में कल मैंने चर्चा किया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। सब सीरीज होता है, सबको देखना आवश्यक है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम समझें कि भारत और ब्राजील के बीच में किन किन पक्षों के बीच में किन किन पक्षों पर वार्ता हुई है, कौन कौन से मुद्दे हैं, तो इसमें जैव ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि आधारित उद्योग, अंतरिक्ष, विमानन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों ने सहमति की बात, सहयोग की बात करी है। अब दोनों का जो संयुक्त वक्तव्य है, जॉइंट स्टेटमेंट है, उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि दोनों पक्षों के बीच में, दोनों देशों के बीच में संबंध का क्या डायमेंशन या डेप्थ है। ठीक है, तो देखिए 2023 में भारत और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना का 75 वर्ष पूरा हुआ है। देखो, दो देशों के बीच जब संबंध स्टार्ट होता है, जैसे मान लो कि आप हो, आपका कोई साथी होगा, आपका दोस्त होगा, ठीक है, मित्र होगा, तो उसके साथ आपका संबंध स्टार्ट कभी हुआ होगा कि छठी क्लास में उससे दोस्ती हुई होगी, आज तक वो दोस्ती चल रही है। उसी तरह से दो देशों के बीच में भी जो संबंध स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि कूटनीतिक संबंध बोलते हैं, राजनयिक संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो भारत और ब्राजील के बीच में 75 साल का जो है इस तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन का टाइम हो गया, बहुत बड़ी बात है। और दोनों पक्षों ने ये कहा है इस अवसर पर कि द्विपक्षीय संबंध जो है शांति, सहयोग और सतत विकास जैसे मुद्दों पर रहेंगे। एक बात और ध्यान देना कि दो पक्षों के बीच में मित्रता कब होती है। जैसे मैंने कहा कि छठी क्लास में आपका मित्र आपको मिला होगा, दोस्ती आपकी होगी, मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल दिया, तो क्यों ऐसा हुआ होगा कि दोस्ती क्यों हुई होगी? साथ में पढ़ रहे होंगे, इस कारण से दोस्ती हुई होगी। कई बार कोई पड़ोसी है, उससे दोस्ती हो जाती है। कई बार हमारे कोई रिश्तेदार में है तो उससे दोस्ती हो जाती है। इस तरह से दोस्ती किसी के दो पक्षों के बीच में होती है, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो भारत और ब्राजील के बीच में क्या कॉमन है? क्यों भारत और ब्राजील के बीच में दोस्ती हो? ब्राजील ना तो पड़ोसी राष्ट्र है, ना ही ब्राजील बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड कंट्री है। क्यों हो, क्या दोनों में कॉमन है? तो देखो, दोनों में कॉमन होने का सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि डेवलपिंग कंट्री हैं दोनों। और ग्लोबल साउथ जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, तो ग्लोबल साउथ के दो बड़े बड़े देश हैं। और ब्रिक्स जैसे संस्थाओं में और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशन में भारत और ब्राजील दोनों की मित्रता या दोनों का जो संबंध है वो दिखते रहता है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री होने के कारण ग्लोबल साउथ और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दोनों की भागीदारी है इस कारण से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों नेताओं ने ब्राजील भारत रणनीतिक साझेदारी, देखो पीछे हम लोगों ने देखा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब डिप्लोमेटिक रिलेशन कई स्तर का होता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है यानी राजनयिक संबंध दो पक्षों के बीच में, दो देशों के बीच में, इसके कई सारे स्तर होते हैं, कई सारे लेवल होते हैं। तो सबसे सर्वोच्च स्तर का जो संबंध हुआ उसको स्ट्रेटेजिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक रिलेशन, हिंदी में कहेंगे रणनीतिक साझेदार। इसका मतलब क्या हो गया एग्जैक्टली? कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कोई स्पष्ट डेफिनेशन या परिभाषा नहीं है कि किसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहेंगे, लेकिन हाँ, एक लमसम आप ये कह सकते हो कि दो देशों के बीच में, दो पक्षों के बीच में सर्वोच्च स्तरीय जो संबंध होता है उसको हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। उससे ऊपर वाला भी संबंध अब होने लगा है, लेकिन नॉर्मली जो कूटनीतिक संबंध है उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ऊपर माना जाता है। इस तरह का अगर संबंध है तो जो स्ट्रेटेजिकल मुद्दे हैं, जो रणनीतिक मुद्दे हैं,
जैसे कि रक्षा से संबंधित, जैसे सुरक्षा से रिलेटेड, डिफेंस, सिक्योरिटी आदि से रिलेटेड दो पक्षों के बीच में जब वार्ता होने लगे, उन मुद्दों पर जब बातचीत होने लगे, सहयोग सहमति होने लगे, तो नॉर्मली वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वैसे घोषित किया जाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन ये सब मुद्दे होंगे। इसके अलावा ट्रेड, कॉमर्स और अन्य जो मुद्दे हैं वो सब भी आ जाते हैं, मतलब उच्च स्तरीय मतलब मित्रता आप कह सकते हो। तो भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, मतलब इस तरह का साझेदारी दोनों पक्षों के बीच में, उसको मजबूत करने और वैश्विक मामलों में अपनी विशिष्ट भूमिका को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। अब क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक ही जैसे दो देश जब होंगे तो उनके मुद्दे जो है क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, उनके मुद्दे कॉमन होंगे। तो जब भी हम बात करते हैं वैश्विक मुद्दों के बारे में, तो बहुत सारे वैश्विक मुद्दे होंगे, चाहे वो WTO में फंसा हुआ कोई मुद्दा हो या फिर पर्यावरण संबंधी मुद्दा हो, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। मुख्य रूप से इस तरह के मुद्दे ज्यादा रहते हैं, पर्यावरण और व्यापार संबंधी। तो इसमें जो विकासशील देश है उनका अपना पक्ष हो जाता है, विकसित देशों का अपना पक्ष हो जाता है, तो विकसित बनाम विकासशील हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह के मुद्दों के संदर्भ में आपसी सहयोग होगा, इसका कमिटमेंट दोनों पक्षों ने किया है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जो पिछला क्लास हम लोगों ने देखा था उसमें भी मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद के बारे में प्रधानमंत्री ने भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें व्यापक स्तर पे सुधार हो। तो व्यापक स्तर पे सुधार का सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, दो तरह का मेंबरशिप होता है, एक स्थायी एक अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य, है ना। जो स्थायी सदस्य हैं यानी P5, उसको लेके पंगा है, बहुत समय से बातचीत हो रही है कि P5 में अन्य देशों को भी शामिल किया जाए। तो उसमें बात यह है कि दोनों देश यानी भारत और ब्राजील दोनों चाहते हैं कि उनको स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसके लिए कई सारे फोरम पे ये काम भी कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आगे भी अभी देखेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों में इसका विस्तार किया जाए, मेंबरशिप बढ़ाया जाए, दोनों श्रेणियों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया जाए। ठीक है, तभी तो किसी भी संगठन का एक प्रभावशीलता हो सकता है, एक प्रतिनिधित्व वास्तव में पूरी दुनिया का करे, ऐसा वैधता हो सकता है, इसके लिए कहा गया है। ठीक है, और इसके लिए पारस्परिक एक दूसरे का समर्थन भी दोनों पक्ष करते रहेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब उसी से रिलेटेड बात यह है कि दोनों नेताओं ने कहा है कि ब्राजील और भारत G4 और L69 के ढांचे के साथ साथ मिलकर काम करना जारी रखें। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ भी। तो देखो, ब्राजील और भारत, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों सुरक्षा परिषद जो है यानी UNSC उसमें सदस्य बनना चाहते हैं, स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। तो G4 उसी के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मतलब अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए एक मंच है। ठीक है, इसमें कौन कौन है, दो देशों के बारे में तो बात कर ही लिए, ब्राजील है, भारत है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जर्मनी और जापान भी है, जर्मनी और जापान। तो कुल मिलाकर के क्या हो गए, 4 कंट्रीज हो गए। इसके अलावा L69 क्या है, L69 भी लगभग उसी तरह का मामला इसमें भी है। L69 वास्तव में जो डेवलपिंग कंट्री है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्री, एशिया, इन सब के जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भी हो सकते हैं, अल्प विकसित आदि भी हो सकते हैं, तो उन सब देशों का संगठन है। इसमें कुल मिला के अभी बताते हैं कि इसमें मेंबरशिप जो है, मेंबर्स जो हैं लगभग 32 हैं, शायद 32 ही एग्जैक्टली होंगे, क्योंकि कई बार फैक्ट थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, अपडेट हो नहीं पाता है। तो 32 मेंबर हैं। फिर इसका ये कहेंगे कि इसका नाम फिर 69 क्यों हो गया। एक्चुअली 69 जो है इसके डॉक्यूमेंट का नाम था। ठीक है, जब इसको मतलब L69 को घोषित किया गया तो उसमें जो डॉक्यूमेंट रखा गया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट रखा गया था, तो डॉक्यूमेंट का नाम था L69, इस कारण से इसका नाम ही पड़ गया L69। बट मेंबरशिप इसमें 32 के आसपास है। इसमें डेवलपिंग कंट्री होंगे, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्री, एशियाई और पैसिफिक के जो हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 से 29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को ब्राजील के समर्थन के लिए भी वहां के राष्ट्रपति के वक्तव्य का स्वागत किया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्यता है, अस्थायी सीट है, मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, स्थायी
5, अस्थाई 5। ठीक है, तो अस्थाई में भारत पहले भी कई बार रहा है, फिर से 2028-29 में भारत की सदस्यता की बात करी जा रही है, उसमें ब्राजील ने समर्थन जताया है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि L69 क्या है। इसके बारे में विकिपीडिया में कुछ जो दिया गया था उसको आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का नंबर था वो L69 था, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, L69 हो गया। बाकी विकासशील देशों का संगठन है, उद्देश्य विकासशील देशों का जो होता है मुख्य रूप से UN सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, उसको लेकर। ठीक है, और ये प्रस्ताव आया था 2007-8 का है। दोनों नेताओं ने निष्पक्ष एवं न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता को ऊर्जा परिवर्तन का क्या मतलब होता है? ऊर्जा परिवर्तन के लिए कल भी हम लोगों ने बात किया था एनर्जी ट्रांजिट का। एनर्जी ट्रांजिट का मतलब ये हो गया कि अभी जो एनर्जी के सोर्स के रूप में हम जो यूज कर रहे हैं उससे अलग चीजों का हमें इस्तेमाल करना होगा, अगर हमें भविष्य में जितने भी हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो संसाधन का उपयोग करते रहें और साथ ही साथ पर्यावरण भी उतना प्रदूषित ना हो, चुके जीवाश्म ईंधन के कारण ये प्रॉब्लम हो रही। तो उसके लिए दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकासशील देशों में परिवहन क्षेत्र का डीकार्बनाइज्ड, यानी कि मतलब कार्बन कट कह सकते हैं, कार्बन कटिंग कर सकते हैं, जितना कार्बन कम हो जाए। ठीक है, इसके लिए इसी क्षेत्र में जैव ईंधन और फ्लैक्स ईंधन वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, यानी इस तरह की नई नई चीजों को लाना पड़ेगा। अब यहाँ है कि जैव ईंधन तो समझ रहे हैं, बायोफ्यूल्स है ना, बायोफ्यूल्स के बारे में कल के क्लास में बात किया था और बात करते रहेंगे। करंट अफेयर्स में एक बात ध्यान रखना कि कभी भी ये ना सोचना कि 100% उसमें हो गया। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में चीज़ें जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा मिलते जाएंगे। हमें क्या करना है कि उस लेवल तक पहुंचना है जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछती है। ठीक है, उसके ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए बस एक अंडरस्टैंडिंग बनाते रहनी है, समझ बनाने रहना, और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते रहना, सिलेबस को देखते रहना कि कौन सा टॉपिक जो है वो सिलेबस का पार्ट है और किस टॉपिक से किस स्तर का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो, जैव ईंधन और फ्लैक्स ईंधन वाहनों को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है तो परिवहन क्षेत्र को टारगेट करना होगा कि वहां कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, कार्बन कटिंग हो। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, या इसको कई बार शॉर्ट में फ्लैक्स भी बोल देते हैं, फ्लैक्स ईंधन वाहन। ठीक है, देखो ये जो है फ्लैक्स फ्यूल के कार का एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह का जो कार होता है उसका जो इंजन होता है उसमें ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग का मतलब है जो पेट्रोल है तो सीधे, अभी तो पेट्रोल पे गाड़ियां चलती हैं, डीजल पे भी चलती हैं, मान लो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है। ठीक है, कल जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें पेट्रोल में 20% तक जैव ईंधनों का क्या हो, ब्लेंडिंग हो, जैव ईंधनों की मिलावट हो, इथेनॉल की मिलावट हो। तो ये वास्तव में जो है इथेनॉल और पेट्रोलियम, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल ही होता है। एक्चुअली पेट्रोल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कॉमनवेल्थ कंट्री है तो नॉर्मली कॉमनवेल्थ कंट्री में पेट्रोलियम से जो निकल रहा है पेट्रोल, तो उसको पेट्रोल बोला जाता है। कई देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो उसका गैसोलीन भी एक नाम है। ठीक है, तो गैसोलीन मतलब पेट्रोल, तो पेट्रोल प्लस इथेनॉल, तो पेट्रोल में इथेनॉल का क्या, ब्लेंडिंग की मिलावट। लेकिन ये जो इस तरह का इंजन है इसमें बताते हैं कि थोड़ा बहुत नहीं, 83% तक, या फिर ऐसे कह सकते हो कि लगभग 50 से लेकर के 80% तक इसमें जो है इस तरह के इथेनॉल में या फिर पेट्रोल में इथेनॉल की, सॉरी गैसोलीन यानी पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होगी। ठीक है, तो इस तरह का कार, तो इस तरह के व्हीकल्स की भी आवश्यकता होगी अगर हम कार्बन कट करना चाहते हैं। तो इस तरह के फ्यूल को E85 फ्यूल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमेरिका का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उससे ये मैंने लिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरह की चीज़ों से प्रश्न डायरेक्टली पूछेगा, तो दोनों देश ऐसा सहमति करेंगे। आगे, दोनों देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कई सारी बातें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज के डेट में है वो UNFCCC है। इसका मतलब क्या हो गया, UN का मतलब है यूनाइटेड नेशंस FC यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन, CC यानी क्लाइमेट चेंज, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये कब आया था,
ये एक्चुअली यूएन का है, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, तो यूएन का है और ये 1992 में आया था। तो ये समझ लो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो कुछ भी कन्वेंशन वगैरह होता है इसके अधीन होता है। ठीक है, तो एक कन्वेंशन का नाम आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। जो स्टूडेंट मेरे से पुराने पहले से जुड़े हुए हैं तो वो जानते होंगे, मैंने इन सब टॉपिक को बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है, इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी में मैंने विस्तार से इन सब चीज़ों को पढ़ाया था, ठीक है, एक पूरा क्लास लेकर के। तो 1992 में UNFCCC की स्थापना हुई थी। इसी के अधीन जितने भी मतलब प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है, सब UNFCCC के ही अंतर्गत होती है। तो उसी में एक है क्योटो प्रोटोकॉल। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो एक सहमति समझौता जो चल रहा है वो क्योटो प्रोटोकॉल ही है। इसके बाद पेरिस समझौता आया, ये प्रॉपरली अभी तक लागू हो नहीं पाया है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आया था कब? 1997 में। इसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था, बट ये लागू नहीं हो पाया है। लागू जो हुआ है, कम इन फोर्स जो हुआ, इंटर्ड इनटू जो फोर्स हुआ है, इंटर्ड इनटू फोर्स जो हुआ है, यानी लागू हुआ है कब? 2005 में। वर्तमान में अभी भी क्योटो प्रोटोकॉल ही है। उसके बाद तो इसी में ये कहा गया कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसके क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो एक्चुअली जापान का एक शहर का नाम है, ठीक है, वहीं जो है ये प्रोटोकॉल आया था। तब पेरिस समझौता, पेरिस समझौता, ये भी पेरिस भी एक जगह का ही नाम है, फ्रांस। 2015 में पेरिस में जो बैठक हुई थी उसको जो है वहां जो समझौता हुआ था उसको पेरिस समझौता कह देते हैं। ठीक है, तो इन सब के तहत एक मजबूत वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा में अपने संयुक्त प्रयास के लिए दोनों पक्ष क्या है? प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, अगेन जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है तो IPCC की बात आ जाती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये वास्तव में क्या, एक पैनल है, यानी कि बहुत सारे जलवायु की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिकों का एक समूह है, एक पैनल है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे पैनल है तो बहुत सारे रिपोर्ट ये जारी करता होगा। तो इसका जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट 6 इसको कहा जा रहा है। तो पहला इस AR6 का पहला जो सेशन आया, मतलब पहला जो आया था वो 2021 में आया था। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ जरा। हाँ, 2021 में ये पहली बार आया था और भी उसके बाद संभवतः आया है। तो IPCC का जो छठा मूल्यांकन रिपोर्ट है, तो हमेशा क्या करता है ये, चूंकि एक वैज्ञानिकों का पैनल है, इसीलिए जलवायु परिवर्तन की गंभीरता से पूरी दुनिया को चेताते रहता है कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है एक अनुकूल समझौते को लागू करो, इस तरह की बात। तो अभी इसका लेटेस्ट जो मूल्यांकन रिपोर्ट है AR6, उसमें जो गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड समझौते की जो जरूरत की बात की गई है, उसके संदर्भ में दोनों पक्ष क्या करेंगे? आपसी सहमति करेंगे। और पेरिस समझौता जो कि हो गया था तो 2015 में ही, लेकिन लागू अभी तक नहीं हो पाया है, तो पेरिस समझौता को किसी तरह से दुनिया स्वीकार करे, इसके लिए काम दोनों पक्ष मिलकर करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो बात में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप गूगल पे बहुत सारी चीजों को तो सर्च कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को इस तरह से बढ़ाने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया, विभिन्न देशों के भीतर उनके बीच व्याप्त असमानताओं से भी निपटा। इसमें 77 के समूह यानी ग्रुप ऑफ 77 एंड बेसिक देशों के समूह के भीतर एक साथ मिलकर काम करना शामिल है। ये क्या हो गया? देखो, G77, ग्रुप ऑफ 77 को G77, जैसे अभी G20 की बात कर रहे हैं उसी तरह से G77 है। कौन कौन है इसमें? G77 में वास्तव में इसकी जब स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश जो किया गया है, यह 1964 में G77 आया। किसके द्वारा आया? डेवलपिंग कंट्री के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? डेवलपिंग कंट्री के द्वारा। और डेवलपिंग में भी मुख्य रूप से नाम कंट्री थे। नाम का तो नाम आपने सुना होगा, नाम का मतलब नॉन अलाइंड नेशंस, यानी कि जो पश्चिमी देशों का जो गुट था, ठीक है, उनके गुट में भी शामिल नहीं थे, और जो पूर्वी देशों का गुट था USSR के नियंत्रण में, उसमें भी शामिल नहीं थे। गुट निरपेक्ष देश इनको कहते हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा
ग्रुप ऑफ 77 का गठन 1964 में किया गया था। वैसे अभी इसमें सिर्फ 77 कंट्री नहीं, इसमें अभी 134 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो जैसे निःशस्त्रीकरण और इस तरह के मुद्दे जो गुटनिरपेक्ष नेताओं का होता था, गुटनिरपेक्ष देशों का होता था, वही सब मुद्दे इनके अभी हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे भारत और ब्राजील भी G77 का सदस्य है, तो उसमें भी साथ मिलकर दोनों पक्ष काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बेसिक में भी दोनों मिलकर काम करेंगे। बेसिक का मतलब क्या होता है, ये भी एक समूह ही है। ठीक है, इसमें 4 कंट्री हैं, BASIC, यानी कि इसमें 4 कंट्री कौन कौन हो गया, इसमें 4 कंट्री है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो साउथ अफ्रीका ऐसे उल्टा हो गया है ना तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये 4 कैसे कंट्री हैं, ये 4 नए औद्योगिकृत देश हैं। मतलब ऐसे 4 देश जो कि ताजा तरीन जो है या फिर नए जो है औद्योगिकृत हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हुए हैं। तो 4 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का ये क्या है, एक गुट है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसके लिए समझौता जो है 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में इसका समझौता हुआ था और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इसका मतलब ब्राजील और इंडिया दोनों तो साथ में मिलकर यहाँ भी काम करेंगे। 2025 में UNFCCC में पार्टियों के 30वें सम्मेलन 2030 में जो है 2025 में COP30 होगा, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 30वां सम्मेलन होगा, में ब्राजील की संभावित अध्यक्षता का पूरा समर्थन भारत करेगा। अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते रहें। दोनों देश तीसरे देशों में ISA और CDRI के साझेदारी में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अब ये दोनों क्या है, ISA के बारे में तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कल भी इसके बारे में बात हो रही थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब स्थापना हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको हिंदी में कहेंगे, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के ही प्रस्ताव पे 2015 में हुई थी, नवंबर 2015 में। इसमें जो सिग्नेटरी देश थे, साइन करने वाले देश थे, 120 देश थे। कितने देश थे, 120 देश। और कैसे देश थे ये, इनको कहा जाता है सनसाइन कंट्रीज। ठीक है, जहां सूर्य जो है मतलब अच्छी अवस्था में उगा रहता है और सौर ऊर्जा का फिर वहां उपयोग किया जाएगा। और सौर ऊर्जा का उपयोग करके एक ये समझ सकते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड एक ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ISA में दोनों देश जो है आपसी सहयोग करेंगे। उसी तरह से CDRI हुआ, यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए एक गठबंधन है, कॉलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है, इसकी भी स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के ही प्रस्ताव पे हुई थी 2019 में। यहाँ भी वही है, क्लाइमेट एक्शन जो समिट हुआ था COP, उसी के दौरान ये भी हुआ है और वो भी ऐसे ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा काफ़ी एक्टिवली काम किया गया है और इस कारण से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो कि अभी तक भारत को एक तरह से साइडलाइन में देखा जाता था, लेकिन अभी पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें एक गर्मजोशी आई है, भारत की बातों को भी सुना जा रहा है। ठीक है, वैसे फिर भी अभी भी कंट्रोल पश्चिमी देशों के ही हाथ में है, उन्हीं के अनुसार चीज़ें हो रही हैं, बट फिर भी भारत जैसे देश जो कि अभी तक बैकफुट पे थे, अब धीरे धीरे जो है एकदम से फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। अच्छी बात है। दोनों नेताओं ने खुली, निर्बाध और विश्वसनीय खाद्य पूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, अब देखो एक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, कल हम लोग बात कर रहे थे फूड चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो फूड चेन का क्या हुआ, एक ग्लोबल फूड चेन की बात प्रधानमंत्री ने भी करी और उन्होंने ये भी कहा था कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल जो फूड चेन था उसमें डिस्टरबेंस आ गया। भारत जैसे देश या फिर अन्य जो विकासशील देश हैं वो इस तरह का जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है उसमें अपनी जो है मजबूत एक उपस्थिति दर्ज करवाएं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने जैसे बताया था जैसे खाद्य आपूर्ति है, वैसे तो हर एक चीज़ का अपना एक सप्लाई चेन होता है। एक वर्तमान में फूड के बारे में बात करते हैं, उत्पादन हुआ किसानों के द्वारा, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक जो पहुंच रहा है उसके बीच में पूरा एक चेन होगा ना। इस चेन में जिसकी जितनी भागीदारी होगी वो उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लो कि उपभोक्ता अगर भारत या अन्य विकासशील देश का है और यहाँ उत्पादन करने वाला भी विकासशील देशों का है, लेकिन बीच में जो लोग हैं वो मान लो कि विकसित देशों वाले हैं या फिर MNCs हैं, ऐसा हो सकता है ना।
कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन तो हो रहा है विकासशील देशों में, उपभोक्ता भी विकासशील देशों के हैं, लेकिन बीच में कैसे हैं जो पश्चिमी देश हैं उनका प्रभाव है, ऐसा कई बार हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला का जो बीच का जो दौर है उसमें भी हम अपने आप को एडजस्ट करें। ठीक है, तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुपक्षीय व्यापार नियमों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कृषि व्यापार एक तरफा प्रतिबंधों और संरक्षणवादी उपायों से प्रभावित न हो। ये क्या मामला हुआ? एक्चुअली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कृषि का मुद्दा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इस पे हम लोगों ने इकोनॉमिक क्लास में बात किया था, विस्तार से मैंने पूरा सिनॉप्सिस के साथ मैंने बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रयास कीजिए उसको देख लें। ठीक है, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। अब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के कुछ जो प्रावधान हैं वो पश्चिमी देशों के फेवर में और भारत या अन्य विकासशील देशों के फेवर में नहीं है या फिर अगेंस्ट में है कई बार। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है। और भारत और ब्राजील दोनों एक ही तरह के समस्या से ग्रस्त हैं, खासकर कृषि व्यापार के संबंध में। ठीक है, तो संरक्षणवादी उपाय ना हो, पश्चिमी देश क्या करते हैं कि अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो भी मंच है वहाँ अपनी बात मनवा लेते हैं, तो वैसा ना हो। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या फिर WTO में जो सब्सिडी का मुद्दा है उन सब में भी भारत या अन्य विकासशील देशों के पक्ष में मामला आए। भारत और मार्कोसुर क्या हुआ? मार्कोसुर एक्चुअली जो है ये अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे, आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं। मार्कोसुर क्या है? वैसे इसका मामला लंबा है थोड़ा, लेकिन मैं अभी एक लमसम बता देता हूं कि दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे, ये 4 देश हैं। तो इन 4 देशों के बीच में मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार समझौता टाइप का कुछ है। ठीक है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, एक व्यापारिक ग्रुप है, व्यापार समूह है। इन 4 देशों के बीच में जो दक्षिण अमेरिका के हैं इनके बीच में एक व्यापार समूह है। अब इस व्यापार समूह का दक्षिण अमेरिका के साथ भी या अमेरिकी यूनियन आदि के साथ भी और कई के साथ व्यापारिक काम चल रहा होगा। तो भारत का मार्कोसुर के साथ बढ़ते व्यापार पर संतोष व्यक्त करते हुए दोनों नेता इस आर्थिक साझेदारी की संभावना का पूरा लाभ उठाने हेतु मार्कोसुर की ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान भारत मार्कोसुर PTA, यानी कि PTA का मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल मतलब जिसको ज्यादा सहूलियत दिया जाए उसको प्रेफरेंशियल कहते हैं ना। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और मार्कोसुर के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का विस्तार हो, का क्या हो? विस्तार हो। एक्चुअली जब दो पक्षों के बीच में जब ट्रेड चलता है तो कई तरह के समझौते होते हैं, तो PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट उसमें से एक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्कोसुर में क्या है, ब्राजील भी है ना। तो अब ब्राजील की जब अध्यक्षता होगी तो इंडिया और मार्कोसुर के बीच में PTA जो उसका विस्तार होगा। बहुत अच्छी बात है। दोनों नेताओं ने निजी क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समर्पित मंच के रूप में भारत ब्राजील बिजनेस फोरम की स्थापना की है, क्योंकि जो निजी बहुत सारे कंपनियां और बहुत सारे जो फोरम हैं उन सब का एक होगा भारत और ब्राजील का एक फोरम। ठीक है, दोनों नेताओं ने सैन्य अभ्यास में, सैन्य क्षेत्र में भी दोनों पक्ष आपस में सहयोग करेंगे। इसके अलावा भारत ब्राजील सामाजिक सुरक्षा समझौता अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसके लिए बात चल रही है, इस पे भी बात चल रही है। IBSA का मतलब क्या हो गया? यहां भी आप देख सकते हैं कि ये जो फोरम है, यहाँ इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका 3 देशों का फोरम है। तो 3 देश हैं इसमें, 3 देशों का फोरम है। इसकी 20वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाते हुए दोनों नेताओं ने 3 IBSA भागीदारों के बीच उच्च स्तरीय संवाद को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। 3 ही पक्ष हैं ही इसमें, भारत है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। तो इसके बीच में उच्च स्तरीय संवाद को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई है और बहुपक्षीय निकायों सहित वैश्विक मंच पर दक्षिणी दुनिया, मैंने अभी बताया था ग्लोबल साउथ के बारे में कल की क्लास में मैंने एक पिक भी दिखाया था, उसमें बताया था कि विशेष करके दक्षिण अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके अलावा जो है अफ्रीका, भारत सहित एशिया के कुछ पार्ट, ठीक है, कैरेबियन देश, ये सब दक्षिणी दुनिया या फिर ग्लोबल साउथ के रूप में जाने जाते हैं। ये कैसे कंट्री हैं?
तो डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, एलडीसी कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो इन सब देशों के हितों की रक्षा करना है और वैश्विक मंचों पे, ठीक है। और आईबीएसए के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की, और इस संदर्भ में मतलब दक्षिण दुनिया के हितों की रक्षा करनी है, इसके लिए ये 3 देशों का जो फोरम है वो क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईबीएस की ब्राजील की अध्यक्षता के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। अच्छी बात है, इसमें ब्राजील अभी अध्यक्ष बनने वाला होगा। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में दोनों नेताओं ने इसके सकारात्मक परिणामों, विशेष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए एक नए व मजबूत समर्थन और ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए 6 देशों को दिए गए निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसमें क्या है मामला, आप अभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुआ था, BRICS। इसका मतलब है कि इसमें 5 देश इसमें हैं, ठीक है। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में जुटा था, तो पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बन गया। इसका जो है 15th ब्रिक्स समिट अभी हुआ है ब्राजील में, ये इसमें दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसमें इन देशों ने एक प्रस्ताव लाया कि अब ब्रिक्स में कुछ और देशों को शामिल किया जाए, 6 और देशों को शामिल किया जाए। उसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कुल मिला के 6 देशों को इसमें शामिल करने की बात करी गई है। तो अगला सम्मेलन जो होगा उसमें ब्रिक में 5 नहीं बल्कि 11 सदस्य हो जाएंगे, और ये 6 देशों का जो सदस्यता है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ब्राजील ने कहा है कि हमारा भी क्या है, पूर्ण समर्थन है। अच्छी बात है। दोनों नेताओं ने G20 में विकासशील देशों की लगातार अध्यक्षता का भी स्वागत किया। विकासशील देशों की अध्यक्षता हो रही है कैसे, जैसे अभी जो ट्रोइका हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं। कल ही के क्लास में मैंने बताया था कि वर्तमान का जो ट्रोइका है, ट्रोइका किसको कहते हैं ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रोइका से वैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है। तो 3 अभी कौन से देश होंगे जो कि G20 ट्रोइका के पार्ट हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। कल के क्लास में विस्तार से मैंने बताया था। तो इसका भी दोनों देशों ने स्वागत किया कि लगातार विकासशील देशों के हाथ में ही अध्यक्षता जा रही है। तो आई होप आज के क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा समझा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में भी भारत का अन्य देशों के साथ G20 समिट के दौरान अन्य देशों के साथ जो वार्ता हुई है, द्विपक्षीय वार्ता में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको एक अगले वीडियो में मैं लेके आपके सामने आऊंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।